अवतार मेहर बाबा की जय। आ, मैं जयश्री निमजे नागपुर से श्री वामनराव निमजे इनकी सुपुत्री। वैसे तो संकल्प मुझे बहुत दिनों से कह रहा था कि दीदी आप बाबा के कांटेक्ट में कैसे आए, इसकी स्टोरी बताइए। तो आज एक्चुअली हम मतलब इतने दिनों से टाल रहे थे क्योंकि हमारा तो कोई बाबा, हमने कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं बाबा के कांटेक्ट में आने के लिए। हम मतलब हम इनबॉर्न ही जब हम पैदा हुए 1976 में, उससे पहले ही हमारे पेरेंट्स बाबा को मानते थे। तो ऐसा लगता है कि वी आर बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून जैसे हम लोगों की स्टोरी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, हमारा तो कोई स्टोरी है नहीं, लेकिन पेरेंट्स कैसे आए ये बात तो हम शेयर कर ही सकते हैं। तो इसलिए फिर मतलब हमारे पेरेंट्स कैसे बाबा के कांटेक्ट में आए तो ये हम शेयर कर रहे हैं। करीब 1964 की बात है। तब पापा चंद्रपुर में पोस्टेड थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और हमारे घर के पड़ोस में एक जो फैमिली रहती थी वो बाबा प्रेमी थी। नागपुर के विभूति दास हमारे यहाँ कभी कभी आते थे, तब उन्होंने बाबा का फ़ोटो दिया था। लेकिन हमारे यहाँ तब देवी की पूजा होती थी, मतलब कुलदेवती देवी थी और उन्हीं को मानते थे। तो फिर बाबा का फ़ोटो लेके मम्मी ने ट्रंक में रख दिया। बल्कि चंद्रपुर में बाबा का सेंटर भी हर गुरुवार को रहता था, उसमें हमारी दादी जाती थी अटेंड करने। लेकिन वो कोई बाबा को ईश्वर मानती थी इसलिए नहीं जाती थी, बस शाम का थोड़ा भगवान का नाम लेना हो जाता है, थोड़ा सत्संग हो जाता है, वो बस इसलिए जाती थी। फिर 1965 में नागपुर ट्रांसफ़र हो गया। और हमारे एक चाचा थे श्री नरेश निमजे, वो बाबा को मानते थे। तो वो काफ़ी बार मम्मी पापा को बोलते थे, घर में बताते थे, लेकिन पापा ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। और लेकिन कभी बहुत फोर्स की वजह से वो फोर्स करते थे कि चलो दर्शन करने जाएंगे, तब कभी पापा तैयार भी हो गए, तब पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि बाबा तब मैक्सिमम एकांतवास में ही रहते थे। 65 में किसी को आने की परमिशन नहीं थी, इस वजह से भी फिर उनका जाना नहीं हुआ। और फिर 1969 में बाबा ने बॉडी ड्रॉप कर दी। उसके बाद तो फिर किसी के कितने भी बताने पर वो बाबा हमेशा बोलते थे कहीं सूट बूट वाला, कोट पहनने वाला, हैट पहनने वाला भगवान रहता है क्या। तो ऐसे करके वो बात को टाल देते थे। फिर हमारा जन्म 1976 का है, तो हम करीब 2 साल के थे। 1978 में मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, 4-5 दिन तबीयत ख़राब। वो 4-5 दिनों में हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुलदेवी की पूजा की, ये वो हर तरह से उसका इलाज करके देखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 78 में उसकी डेथ हो गई। और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन फिर पापा ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद फिर अब मैं कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करूँगा, मुझे इनमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। और अभी मैं ऐसे करके उन्होंने पूरे भगवानों को समेट के रख दिया। फिर 7 और जिस दिन मेरे उस सिस्टर की डेथ हुई उसी दिन पापा का प्रमोशन की ऑर्डर आई। तो एक्चुअली वो डेथ का ही दिन था। घर में माहौल तो पापा को कुछ पता भी नहीं था। उनके एक फ्रेंड घर में आए बताने के लिए कि तेरा प्रमोशन हो गया है। तो घर का माहौल देख के भी वो कुछ नहीं बोले। फिर वो बात फिर सब वो कार्यक्रम होने के बाद पापा ने तुमसर ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। तब उन्होंने लेकिन अपने ज़िद पर एक शर्त रखी कि अगर मुझे ऑफ़िस की तरफ से गाड़ी मिलती है तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो बस 2-3 दिन में ऑफ़िस की तरफ से उनको नई गाड़ी मिल गई। वो गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं आया था, लेकिन जैसे फिर उनके माइंड में ये बात फिट हो गई कि नहीं, ये भगवान है। मतलब थोड़ा सुन के तो थे, लेकिन फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा।
और वो गाड़ी का नंबर भी नहीं आया था, लेकिन वो पूरी फैमिली, हमारे चाचा वगैरह ऐसे सब लोगों को लेके नगर दर्शन करने के लिए निकले। और उस वक्त नई गाड़ी से उनको करीब के 2 दिन लगे हम लोगों को नगर पहुंचने के लिए। तो उस वक्त एक सर्कुलर भी आता कि मेहराबाद में रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो जो आने वाले लोग हैं वो नगर में ही अपना अरेंजमेंट करके आए। तो जैसे ये लोग नगर में ट्रस्ट ऑफिस पहुँचे, तो वहाँ ट्रस्ट ऑफिस में मेहरनाथ जी से मुलाकात हुई। उनको बताया हम लोग पहली बार आ रहे हैं वगैरह, तो उन्होंने एक धर्मशाला में हम लोगों का रहने का अरेंजमेंट भी करके दिया। और दूसरे दिन हम लोग मेहराबाद बाबा की समाधि पर दर्शन करने के लिए गए। मम्मी बताती है उस वक्त करीब, हम तो 2 ही साल के थे उस वक्त, लेकिन मम्मी बताती है कि वहाँ 60-70 लोग थे करीब दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ कोई पहचान का नहीं था, कोई ये नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों का प्रेम और वो जो बाबा की समाधि का दर्शन है, उन लोगों वो सब इतना आनंद दे गया कि उसके बाद कभी किसी और भगवान की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। बाबा में उनका विश्वास बहुत पक्का हो गया। दूसरे दिन फिर महराजाद भी गए ये लोग, बाबा के घर के भी दर्शन किए। ऐसे करके फर्स्ट टाइम 1978 में पहला दर्शन मिला हम लोगों को, यानी करीबन 1964 से लेके 12 साल लगे बाबा के पास आने में। तो और फिर उसी साल की बात है, नागपुर में श्री रजनीकांत उपाध्याय जबलपुर के जो है वो बाबा के किसी कार्यक्रम के लिए नागपुर आए थे। तो वो नागपुर में श्री खापरे है, उनके यहाँ रुके हुए थे। तो खापरे जी उनको हमारे घर लेके आए। तो फिर उनसे बातचीत, उनके अनुभव ये सुन के फिर हमारे पेरेंट्स का विश्वास जो है वो बहुत दृढ़ होते गया। फिर 1982 में, जैसे पहले हम लोग ओल्ड नागपुर में रहते थे, तो उन्होंने ही पापा से कह के न्यू नागपुर में उनको शिफ्ट करवाया, क्योंकि वहाँ जो कुछ दिक्कतें आ रही थी या वहाँ फिर जो कुछ भी पारिवारिक अड़चनें थी वो सब दद्दा की नज़र में आई। पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने हम लोगों को घर शिफ्ट करने के लिए बोला। तो आज हम लोग जहाँ रामनगर में रहते थे, वहाँ 1982 में फिर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। फिर दद्दा के रिटायर होने के बाद पापा ने फिर फोर्स कर के दद्दा को नागपुर बुलवाया, या फिर जैसे भी उनको फुर्सत मिलती थी पापा उनको बुला लेते थे। और उन्हीं के अनुशासन में फिर हम चारों भाई बहनों की परवरिश हुई, ऐसा ही समझिए। हमारी पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ फिर उन्हीं के देख रेख में हुई। रजनीकांत दद्दा ने फिर पापा का भी नागपुर के बहुत से ग्रामीण इलाकों में उनका पोस्टिंग रहता था, तो जैसे भी फुर्सत मिलती थी उनको और भंडारा के श्री नवदेव जी हैं वो दद्दा को ले जाते थे। और गाँव में फिर तब छोटे छोटे सिर्फ उसी गांव का ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम बहुत लेते थे ये लोग। सैटरडे संडे या जब भी फुर्सत मिले, छुट्टी का दिन रहो, तो बहुत उन सब कार्यक्रमों में हम लोगों को भी जैसे फुर्सत मिलती थी हम लोग जाते थे। और तब लोग हम काफ़ी छोटे थे। हमारा एक परिवार, श्री उबाले नागपुर के, उनका एक परिवार, और गवई इनका एक परिवार, तो हम तीनों परिवार बहुत रजनीकांत दद्दा के साथ ट्रैवल किया। ऐसे छोटे छोटे गाँव में कार्यक्रम होते थे। हम लोग छोटे थे तो हम लोगों का ध्यान तो खेलकूद में रहता था, लेकिन वो समय बहुत उसकी अहमियत आज पता चलती कि वो कितना महत्वपूर्ण समय हम लोगों के हाथ से निकल गया। और दद्दा जब हमारे यहाँ रहते थे, दद्दा की पहचान इतनी थी, उनसे मिलने वाले लोग बाबा प्रेमी हमारे यहाँ बहुत अक्सर आते रहते थे। और करीब करीब रोज़ शाम हम लोगों की बाबा के बातों में ही, बाबा के चर्चाओं में ही जाती थी। दद्दा से मिलने बाहर के भी बहुत बाबा प्रेमी आते थे। इस वजह से हमारा भी पारिवारिक रिश्ते बहुत से लोगों के साथ हो गए। 1985 में श्री अलोबाजी भी हमारे नागपुर आए थे किसी प्रोग्राम में। लोखंडे जी के यहाँ प्रोग्राम था, तब अलोबाजी नागपुर आए थे, तब हमारे घर आए थे। तो हमारे घर
का माहौल देखे वो इतना खुश हुए। तब वो एक बात बोल के गए कि बोले तुम्हारे इस घर से बोले कभी अनाज कम नहीं होगा। तो वही एक परंपरा रही कि नागपुर में कोई भी बाबा प्रेमी चाहे अपने पर्सनल काम से आए या अपने किसी का कार्यक्रम में आए, उन लोगों का हमारे यहाँ सदा आना जाना रहा। और दद्दा की वजह से इतना मतलब घर में ही हमेशा प्रोग्राम का ही माहौल रहता था। कभी अखंड ज्योति दद्दा सुनाते थे, कभी मतलब बहुत मतलब वही सब चीज़ों के परिणाम है जो आज हम बाबा के प्रति इतना दृढ़ विश्वास रखे हुए हैं। क्योंकि जीवन है तो संकटों का आना जाना तो रहता ही है, लेकिन कभी ये मन में नहीं आया कि बाबा इन सब में हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा एक कांस्टेंट कंपेनियन की तरह हमारे परिवार के साथ, हम लोगों के साथ रहे हैं। से बहुत सी घटनाएं भी है, उसमें से एक घटना तो है जो मेरी दीदी के साथ हुई। जब उसका बेटा जो जब 8th क्लास में था, स्कूल से आते वक्त वो साइकिल से था और उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। बहुत मेजर एक्सीडेंट था वो। मतलब अगर वो कोई और बाबा प्रेमी फैमिली से कुछ और तो शायद उसका बचना नामुमकिन था। उसके पैर के ऊपर से ट्रक का पूरा चक्का चला गया था। अब आप सोचिए, अगर एक ट्रक का चक्का एक 8वीं क्लास के बच्चे के पैर के ऊपर से जाए तो वो पैर तो शायद रहेगा ही नहीं, बट उसको सिर्फ हड्डी में क्रैक आया था। ऊपर का जो स्किन था वो कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसकी जो हड्डी थी सिर्फ एक क्रैक आया था। भले वो 3 महीने एडमिट रहा, लेकिन 3 महीने बाबा हमेशा उसके साथ रहे। मतलब वो ये भी बताता है कि रात को बहुत बार जब मुझे बहुत पेन होता था तब बाबा आके मेरा पैर दबाते थे। तो ये सब ऐसी घटनाएं, मतलब हमारी आगे की जनरेशन, इतना बाबा ने अनुभव दिया कि मतलब किसी भी मुश्किल में बोलिए, किसी भी इसमें बाबा के सिवा किसी और की याद आती नहीं है। वैसे एक रिसेंट अनुभव बताना चाहूँगी अभी का, कि जब मेरा बेटा आफ्टर 12th उसको अब्रॉड पढ़ने जाना था, जर्मनी के लिए हम लोगों ने ट्राई कर रहे थे। उसका एडमिशन भी हो गया था और हम लोगों ने अगस्त महीने से वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था। अगस्त में अप्लाई करने के बाद भी उसको वीज़ा का जो उसके साथ में दोस्त थे, 3-4 लोग जो थे, वो सबका साथ में एप्लीकेशन हुआ, साथ में उन लोगों की डेट्स आ गई, लेकिन इसका डेट नहीं मिल रहा था। उनकी डेट्स मिलने के बाद उन लोगों के वीज़ा भी विदिन 15-20 डेज़ आ रहे हैं, लेकिन इसका वीज़ा नहीं आ रहा था। अगस्त में एप्लीकेशन करने के बाद करीब करीब सितंबर, अक्टूबर भी हो गया, नवंबर भी हो गया, तो भी इसका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा था। तो फिर दिसंबर में एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि वैसे तो एम्बेसी से पूछ नहीं सकते हो आप कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वगैरह, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा था तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया। तो जब हम लोगों ने ट्राई किया, जस्ट उसके सेकेंड डे क्रिसमस की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई। ये करीब करीब दिसंबर की बात है। तब तक हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आज कुछ आएगा, रिक्वायरमेंट आएगी या अप्रूवल का आएगा। ऐसा कर के दिसंबर आ गया। दिसंबर 22 से क्रिसमस की छुट्टियाँ एम्बेसी में स्टार्ट हो गई। वो 2 दिसंबर को एम्बेसी की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद फिर हम लोगों ने ट्राई किया। तब तक कॉलेज में छुट्टियाँ लग गई थी, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर रहता है कि कॉलेज से वो लोग कंफर्म करते हैं। फिर कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हो गई। ऐसा करते करते 5-8 जनवरी 10 जनवरी आ गया और उसका कॉलेज स्टार्ट हुआ 5 जनवरी से। कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, अभी तक वीज़ा नहीं आएगा। तो वही हम लोग मतलब बाबा से हमेशा प्रेयर करते, बाबा बताइए वीज़ा आएगा या आता है तो भी ठीक, नहीं आता है बेटे, लेकिन इस दुविधा से निकालिए, होगा नहीं होगा, ताकि हम इसके आगे के साल के प्रोसीजर के लिए लगे। नहीं तो उसका 1 साल वेस्ट हो जाएगा अगर हम इंजीनियरिंग प्रोसेस से भी अगर निकल जाएंगे तो। ऐसे करते करते 10 जनवरी आ गई। उसके बाद फिर
हमारे एक फ्रेंड है, वो बोले कि मतलब उनको बताया तो बोले हम प्रे करते हैं बाबा से कि क्या होगा। मतलब ठीक, यहाँ तो हम लोग थे, मतलब हर कोई सिर्फ वेट कर रहा था कि इसका, और फाइनली 20 जनवरी को उसका वीज़ा, मतलब वो इट्स अ मिरेकल कि 5 महीने के बाद वेटिंग के बाद वो एप्लीकेशन का जिस टाइप से निकलना है, उसका प्रोसीजर होना है, जो कुछ भी हो, एक मिरेकल से कम नहीं था। 20 जनवरी को उसका वीज़ा अप्रूव हो गया आ गया। लेकिन कॉलेज शुरू हो गया था तो मैंने उसको बोला अभी 30 जनवरी अमर तिथि पास में ही है, तो ऐसे अगर अमर तिथि कर ले उसके बाद जाना, क्योंकि उस वक्त फिर मतलब नेक्स्ट ईयर तू अमर तिथि के लिए आएगा कि नहीं आएगा, तो तू अमर तिथि करके ही जाना। और उसके घर का भी, एकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि सब बच्चों का होने की वजह से उन लोगों ने वहाँ एकोमोडेशन ले लिए थे, लेकिन ये माइनर होने की वजह से इसको रहने के लिए वहाँ बिलो 18 ईयर्स वालों को घर बड़ी मुश्किल से मिलता है, या वहाँ जाने के बाद मिलता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मिलेगा कब, ये सब दिक्कतें उसके साथ थी। तो हम सोच फिर 30 जनवरी, वैसे हम लोगों ने उसका 5 तारीख का फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया विदाउट एकोमोडेशन की, मतलब ये जाएगा तो रहेगा कहाँ, यहाँ तक से हम लोगों के माइंड में सवाल थे। तो 30 जनवरी को हम लोग नगर बाबा की अमर तिथि के लिए पहुँचे। 31 जनवरी हुई। 1 तारीख को उरे वाले सुरेश वर्मा जी हैं, उनका बेटा मेहर वहाँ था। हमने उसको 31 जनवरी को 4 बजे के करीब हमने उसको बोला कि भैया MPR में अगर कोई जर्मनी से कोई भी है तो थोड़ा सा पता करके हमको बताइए। तो बोले दीदी मुझे 12, अब ये 31 का प्रोग्राम होने दीजिए, अपन कल पता करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। 1 तारीख को करीब 3 बजे हम लोगों की बात हुई, तो बोले कि अभी तक तो मुझे कोई लिंक नहीं लगा, देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो ये 4 बजे बात हुई। 7 बजे एक हम लोग वहीं समाधि के पास ही बैठे हुए थे, तो एक उनके जो फ्रेंड है, एक फॉरेनर थे, उन्होंने आके बताया कि बर्लिन से ही एक लेडी MPR में है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वो बेड रिडन है, तो आप लोग जाके उससे बात कर लीजिए। तो हम लोग तुरंत 5 बजे उनसे मिलने गए। वो बेड पर ही थी, तो बाहर से ही उनसे बात हुई, उनको पूछा, क्योंकि इसको बर्लिन ही जाना था। तो उससे बात हुई तो उनको बताया कि हम लोगों का 5 तारीख को ये बर्लिन जा रहा है और इसके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो बोले मेरा ही अपार्टमेंट है, तो लेकिन मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती, मैं उनको मेल करती, अगर वो हाँ कर देता तो तुम लोग मेरे ही अपार्टमेंट में जाके रह लेगा ये। तो हम लोगों ने जय बाबा थैंक्स वगैरह बोला और वापस आ गए। 7 बजे तक उनका मैसेज आ गया कि उनके हस्बैंड जो बर्लिन में ही थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसको भेज दीजिए, वो हमारा जो अपार्टमेंट है वहाँ रह लेगा। इस तरह विदिन 24 आवर्स, जो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी एकोमोडेशन की, कि ये चला तो जाएगा लेकिन रहेगा का, बाबा ने 24 घंटे में उसका रहने का अरेंजमेंट करके दिया। और जब ये 5 तारीख को गया तो 6 तारीख को पहुंचा, तो वो खुद उसको एयरपोर्ट भी लेने गए और एयरपोर्ट से लेके उसको घर में भी छोड़ दिया। पूरा उसको बर्लिन में उसका कॉलेज दिखा के, पूरा एरिया, शॉपिंग मॉल दिखा के, कहाँ जाना है, कहाँ स्ट्रिक्टली नहीं जाना है, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों का केयर करते हैं उस टाइप से उन्होंने पूरा उसको घुमा के उसको अपार्टमेंट में छोड़ दिया। उसको मतलब पूरा अरेंजमेंट देख के वो अपने घर चले गए। तो सोचिए ये बाबा के अलावा और कौन कर सकता है। मतलब हम तो अपने बच्चों को यही कहते हैं कि वही है जो तुम बोलो और जिसका सॉल्यूशन तुमको मिल जाए। आज ये इतनी बड़ी दिक्कत थी, जहाँ हमारे शहर में हम लोगों को
अगर घर देखना बोला तो कितना वक्त लग जाता है। तो ये तो नया देश, नया सिटी जहाँ हम किसी को पहचानते नहीं, वहाँ किसी बाबा प्रेमी का मिलना, वो भी प्रॉपर उसी शहर में, ये सिर्फ बाबा की दया के अलावा और कुछ नहीं है। बस यही अनुभव है जो बाबा से हमको जोड़े रखे हुए है। मतलब ऐसे नहीं दुख में, लेकिन कुछ भी हो, उनके अलावा आज तक ना किसी और की याद आती है, ना बाबा करे किसी और की याद वो हमको आने दे। बस इसी के साथ मैं अपने एंड अप करती हूँ। थैंक यू संकल्प फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जय बाबा।